हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम फिजिक्स के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट को देखेंगे। इस वीडियो में सेकंड यूनिट के हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। मैंने जो फर्स्ट यूनिट डाली थी पहले दोस्तों, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में भी हम सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मुझे एक बच्चे ने डाउट करके बताया था, ठीक है ना, कि सर मेरा पेपर 8 तारीख को है तो आप 24 तारीख क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिजिक्स का जो पेपर है दोस्तों वो 2 तारीख को, ठीक ना। पहला जो है दोस्तों वो है 24 तारीख 4वें महीना में है, ठीक है ना। और दूसरा जो पेपर है दोस्तों वो 8 तारीख 5वें महीना में है, ठीक ना। पेपर एक ही है, लेकिन दोस्तों इसके क्या है टाइम अलग अलग है। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों जिसका भी फिजिक्स यदि ओपन इलेक्टिव है, ठीक है ना, ओपन इलेक्टिव है, उसका पेपर 24 तारीख को होगा, ठीक है ना। और लेकिन दोस्तों जिसका भी फिजिक्स माइनर में है उसका 8 तारीख 5वें महीने में होगा, समझ गए ना, ठीक ना। अब दोस्तों किसी किसी बच्चे को ये पता नहीं होता है कि हमारा फिजिक्स माइनर में है या इलेक्टिव में है। तो देखो दोस्तों उसके लिए भी एक मैं हिंट देता हूँ। आपके पास रोल नंबर होगा, ठीक ना। रोल नंबर में यदि आपके पास फिजिक्स है तो उसके लास्ट में देखिएगा OE लिखा होगा, तो आप समझ जाइए कि आपका जो फिजिक्स है वो ओपन इलेक्टिव है। और यदि MI लिखा होगा दोस्तों तो समझ जाइएगा कि मेन माइनर है, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमने देखो सेकंड पेपर में, ठीक है ना, जो हमने सेकंड यूनिट डाली थी दोस्तों, फर्स्ट यूनिट इसकी, उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। इसमें हम दोस्तों सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि सुरंग प्रभाव क्या है दोस्तों, तो क्वांटी यांत्रिकी के अनुसार, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक ना, किसमें, इसमें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है शुरू का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या लिखना है दोस्तों, तो ये लिखना है आपको, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखकर पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि बोर मॉडल की कमियां, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, बोर मॉडल की कमियां का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको उल्लेख करना है, इनमें से आपको कोई सी भी 3 लिख लेनी है। यदि 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना, 4 नहीं लिखने हैं, 3 ही आप कोई से भी कर लीजिए। तो पहला कर लेना आपसे कि इससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्टेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक ना। सेकंड वाला क्या है कि इस मॉडल से विभिन्न स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रताओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक ना। थर्ड क्या है कि बोर मॉडल से जमीन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक ना। अगला चौथा जो है दोस्तों कि इसके द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणी आती हैं। बस इतना लिख देना, वो समझ जाएगा, ठीक ना। इसमें से आप कोई से भी 3 कर लीजिए और लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो बोर का जो परमाणु मॉडल है इसमें भी आपको क्या है कुछ लिखना है, ठीक ना। तो पहले पॉइंट में आपको यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनमें नाभिक के परिता उनके कोणीय संवेग का मान, ठीक है ना, कितना होता है H/2 का पूर्ण गुणक होता है, जहाँ H पेलांक नेतांक है, ठीक है ना। इसका आपको क्या लिख देना है, ये फॉर्मूला लिख देना है, बाकी की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये परिभाषा लिखने के बाद आपको ये लिख देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते, लेकिन आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, जौन सा आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट देख लें और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये 14 नंबर का और 9 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर समझ रहे हैं ना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो ये वही वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक ना। ये इक्वेशन वाला है, थोड़ा सॉल्व करने वाला है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना, कि आयताकार, ठीक है ना, आयताकार विभव प्राचीर व्याख्या कीजिए। इसके लिए सी-लेंडेजर समीकरण की हल कीजिए तथा विभिन्न स्थितियों में परावर्तकता और परमांगनता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में कैसा आएगा दोस्तों, सुरंग प्रभाव तथा विभव प्राचीर क्या है, सुरंग प्रभाव को क्वांटम यांत्रिकी के अधिकार स्पष्ट कीजिए। और दोस्तों अथवा में फिर से पूछेगा कि सुरंग प्रवाह की व्याख्या कीजिए, या फिर अथवा में फिर पूछेगा आपसे कि V0 ऊंचाई की आयताकार विभव, ठीक है ना।
विभव प्राचीर कण के परामक गुणांक की गणना, जबकि कण की ऊर्जा E ग्रेटर देन V0 है। ठीक ना। या फिर दोस्तों अथवा में एक और पूछेगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला। ठीक ना। चलिए अब इसे करना कैसे है वो भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों जब जैसे करोगे तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक ना, कि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ई ऊर्जा वाले कण द्वारा, ठीक है ना, की गई ऊर्जा ई और विभव प्राचीर की ऊर्जा से कम होने की स्थिति में V0 ऊंचाई की प्राचीर अथवा विभव CD को व्यक्त पाना असंभव है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी अनुसार यह बेहद संभव है। इस परिघटना में गणितीय आधार पर यह भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि V-E मान अंतर और प्राचीन मोटाई कम होने की स्थिति में कणों द्वारा प्राचीन वेधन क्षमता जाना होती है। यदि माना जाए कि किसी आयताकार विभव की प्राचीन निम्नानुसार परिभाषित है, तो वो क्या है, Vx = 0, जबकि x > 0 तथा x <a है। ठीक ना। Vx कॉल में क्या है, V0 है, जबकि क्या है कि x <0 x a है। ठीक ना। अर्थात a बराबर 0 है और x बराबर a है के मध्य V0 ऊंचाई तथा a चौड़ाई का एक आयताकार विभव प्राचीर चित्र अनुसार है। ठीक ना। इतना आपको लिख देना है, बाकी का नहीं लिखना है। ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या है, ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम में थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से दोस्तों क्या कर देना है, लिख देना है कि भाई हमने पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसी रेखा खींची, फिर हमारा क्षेत्रफल V0 है। ठीक ना। ये आपको कुछ इसमें से एक बार पढ़ लेना है ये वाला। ठीक है ना। ये आप इतना पढ़ लीजिएगा और फिर ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना। इसके बाद सॉल्व क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक ना। ये सुरंग प्रभाव की इक्वेशन है, तो जब आप इसे करोगे और सॉल्व करने के बाद आपको इतना लिख देना है। ठीक ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो व्याख्या, तो व्याख्या में भी दोस्तों आपको कुछ ना कुछ याद करना होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर आप समीकरण हैं जो भी, ठीक है ना, तो ये आपको एक रफ्पर सॉल्व कर देखनी है, तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट देखते चलना या फिर लेते चलना या पढ़ते चलना। ठीक ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो क्षेत्रफल की, ठीक है ना, ये हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। ठीक ना। समीकरण करने के बाद दोस्तों क्षेत्र सेकंड में तरंग फलन की व्याख्या का मान इतना करके दोस्तों थोड़ा सा लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, या फिर आप ये डायग्राम बना देना। ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पारगमन की प्रायिकता। ठीक ना। तो पारगमन की जो प्रायिकता है दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये वाली। ठीक ना। ये वाला अगल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको इसके साथ भी पूछ सकता है। ठीक ना। तो ई गतिज ऊर्जा वाले कण को द्वारा भी ऊंचाई की विभव प्राचीर को परामिकता की प्रायिकता कहते हैं। ठीक है ना। इसका अर्थ है दोस्तों, ये इसकी क्या है, इक्वेशन होती है। ठीक ना। समीकरण होता है, सूत्र होता है। ठीक ना। की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए गुणांक G तथा A के मान निर्धारित करेंगे। ठीक ना। बाकी का आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक ना। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि इसमें इक्वेशन बहुत बड़ी और इतनी हम कर नहीं पाएंगे, तो मेन दोस्तों आपको 3-4 कर लेनी है। इसकी इक्वेशन याद हो जाए या कैसे भी हो जाए बस, और बाकी का लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक ना। अब हमें दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर तो चाहिए नहीं है। ठीक ना। हमें केवल कितना चाहिए, पास हो जाए इसलिए। ठीक ना। इसलिए चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखो वही वाला क्वेश्चन चल रहा है। ठीक ना। ये फिर से डायग्राम पूछेगा आपको परामगत में। ठीक ना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुरंग प्रभाव के आधार पर अल्फा कण उत्सर्जन को समझाइए, या फिर पूछेगा नाभिक के साथ अल्फा कणों की भेदकता को समझाइए। ठीक ना। तो रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर अल्फा कणों को उत्सर्जन करते हैं, इस घटना को अल्फा कण क्षय कहा जाता है। ठीक है ना। अगला फिर क्या है कि नाभिक के अंदर अल्फा कण तीव्र आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं तथा ये आकर्षण बल अल्प प्रसार तक लागू ही होते हैं। चूंकि अल्फा कण तथा नाभिक दोनों धनावेश होते हैं, अतः नाभिक के बाहर इसके मध्य प्रतिकर्षित बल विद्युत बल लगता है। अतः यदि एक अल्फा कण बहुत अधिक दूरी से नाभिक की ओर आता है तो यह विद्युत प्रतिबल, ठीक ना, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, परंतु जबकि, ठीक ना, नाभिक के अंदर पहुंचता है तो इस पर आकर्षण बल लगता है तथा यह आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है।
चित्र के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आपको इसमें डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे तो इसके बारे में कुछ व्यंजक लिख देना, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों इसके भी हमें लिखने के क्या नंबर मिलते हैं, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर देख रखा है, ठीक ना। इसके बाद ये इक्वेशन है जो कि आप लोगों को करनी होगी, ठीक ना। ये मैं नहीं कर बताऊंगा, ये आप लोगों को करना है क्योंकि ये रफ वाला कार्य है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना, क्योंकि देखो ये छोटा सा है, 14 नंबर और 9 नंबर के लिए है, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में बंद कणों की ऊर्जा स्तरों को समझाइए, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप, और इसमें ये डायग्राम भी होंगे, ठीक ना। तो डायग्राम भी आप बना लेना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन भी हमारे वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो ये रहा, ठीक ना, कि एक मुक्त कण v बराबर 0 के लिए सीलेट तरंग समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए और सिद्ध कीजिए कि मुक्त कण की ऊर्जा का मान सतत होता है। अथवा में क्या पूछेगा, अथवा में नहीं है, शायद यही है कि मुक्त कण को सिलेंडर की समीकरण से हल, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिया कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ समीकरण है, इसे आपको लिखना है, फिर इसे सॉल्व भी करना है, ठीक ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये थोड़ा ब्लर आ गया लेकिन समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना यहाँ तक है, ये भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसकी मेन डिटेल्स या फिर आप मेन पॉइंट इसके चूज कर लीजिए और लिख देना, ठीक ना, आपका काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि एक बॉक्स में मुक्त कण के लिए सिलेंडर समीकरण को हल कीजिए तथा इसे के लिए विभिन्न आइगन फलों को एवं ऊर्जा के आइगन मानों का गणना कीजिए। अथवा में कैसे पूछेगा आपसे कि सिद्ध कीजिए कि कण ऊर्जा के आइगन मान विकसित होते हैं। अथवा में एक और पूछेगा आपको कि एक बीमीय बंद बॉक्स के कण के लिए सिलेंडर तरंग समीकरण की सहायता से आइगन फलन प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि कण की ऊर्जा का आइगन मान व्यक्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, पहले तो ये डायग्राम बनाओगे, ठीक ना। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे दोस्तों तो इसे आप लिखोगे कैसे, कि आपको क्या करना है कि माना कि हमने ये घनाभ लिया जिसकी, ठीक ना, इसमें हमने 3 क्या लिए हैं, इनका स्कूल लिया है, जिसमें से पहले का है एक्स है, दूसरे का वाई है, ठीक ना, फिर तीसरे का जेड है, और इनके क्या है चारों कोण के, ठीक ना। यानी कि घनाभ के जो कोण हैं दोस्तों, तो एक ए बी सी और डी और ई एफ जी हमने ऐसे माने, ठीक ना। ओ को हमने क्या माना, केंद्र माना। तो इस प्रकार से आप लिख देना, आपका काम क्या हो जाएगा, व्यंजक में हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया है दोस्तों, यहाँ पर यही आपको लिखा है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा विस्तार से लिखा है लेकिन हमें विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आपको मेन पॉइंट क्या रखना है कि यदि माना जाएगा कि एक कण जिसका द्रव्यमान क्या है m है, लेकिन इसमें m नहीं दिया है, ठीक ना। और जिसमें अक्ष मैंने बताए थे कि एक्स वाई जेड है, और उनके अक्षों का केंद्र हमने क्या माना है, O माना है, ठीक ना। और समांतर अक्षों के सभी कोणों का योग, ठीक है ना, ABCD है, ठीक ना। यानी कि दोस्तों आपको क्या पूछा था, इनके कोणों का जैसे ABCDEFG जैसे कि मैंने कहा था कि माना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद आपको ये लिखना है और यहाँ पर इक्वेशन भी करनी है, ठीक ना। अब जैसे ही इक्वेशन करोगे दोस्तों तो फिर और आगे चलिए और आगे का मान भी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इन पर आपको क्या करने हैं कि जो मेन इक्वेशन होती हैं केवल उन्हें नोट कर लीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक ना, कि आपको आता है और वो आपको आधे से ज़्यादा नंबर देकर चला जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों कुछ बड़ा करने के लिए एक और डायग्राम बना दीजिए, ठीक ना, और इसका भी व्यंजक आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं और इसे सोल्व कर लेना, ठीक ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेगा, ठीक ना, क्योंकि यही आने की संभावना है, तो आपको आना चाहिए, ठीक ना। एक और डायग्राम आ गया इसमें, ठीक ना, उसी क्वेश्चन का है ये। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो ये आ रहा इतना, ये भी है, ठीक ना, ऊर्जा के आइगन मान का समीकरण। तो ये वाला जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, ये वाला, ठीक ना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऊर्जा के आइगन मान को सिद्ध कीजिए, ठीक ना। तो आपको ये वाली यहाँ से जो इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ से आपको शुरू करनी है और कहाँ लास्ट तक ले जाना है आपके लिए, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगल आ गया है, ठीक ना, है उसी में लेकिन ये अगल क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बीमीय सरल आवर्त दोलक के लिए सिलेंडर तरंग, ठीक है ना, को तरंग समीकरण लिखिए तथा इससे आइगन फलनों एवं ऊर्जा के आइगन
मानों की व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में शून्य ऊर्जा की अभिधारणा समझाइए तथा स्वच्छ ऊर्जा का आलेख कीजिए। ठीक ना, आरेख खींचना है, या अथवा में आपको ये इक्वेशन भी दिए कि इसका मान सिद्ध कीजिए। ठीक ना, या फिर सरल दौलत। ठीक ना, यानी कि दोस्तों आपको इसमें ज्ञात क्या रखना है, सरल अपरिवर्तित दौलत। ठीक ना, तो सरल अपरिवर्तित जो दौलत है ये आपको याद रखना है। यदि इससे संबंध कोई क्वेश्चन आए तो आपको यही वाला क्वेश्चन इसमें लिख देना है। ठीक ना, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक ना, इसके देखो दोस्तों, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें हम याद तो कर नहीं सकते, कि कर सकते हैं नहीं कर सकते ना, तो हमें उनके क्या होने चाहिए, मान ज्ञात होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, मान। ठीक ना, तो थोड़े थोड़े से मान या फिर मेन डिटेल्स जो होती हैं वो याद हों तो हमारा काम चल जाता है। ठीक ना, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, मान थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन भी दोस्तों, इससे जो आने वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये ऊर्जा का आयगन फलन इसमें है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अगल से बनेगा। ठीक ना, उसमें आपको ऊर्जा का आयगन मान पूछा था, इसमें ऊर्जा का आयगन मान फलन पूछा है। ठीक ना, तो ये अगल अगल क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन अगल होगी। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हाइड्रोजन तथा, ठीक ना, ड्यूटेरॉन परमाणुओं के वर्णक्रम में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि हाइड्रोजन परमाणु को उत्सर्जन वर्णक्रम को 5 श्रेणियों में स्टेम्पी रेखाओं में विभाजित किया गया है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, परसम श्रेणी, बेकेट श्रेणी और फूड श्रेणी। ठीक ना, ये कुछ की इक्वेशन है तो आपको लिख देनी है, और यहाँ पर हेडिंग डालकर उनके बाद में आप एक बार विस्तार से पढ़ लीजिएगा कि लाइमन श्रेणी में क्या होता है, बामर श्रेणी में क्या होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लिख देना। ये डायग्राम नहीं बनाना है क्योंकि आपको 14 नंबर में आएगा, तब भी आप इसके बारे में लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पढ़ लें। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे आप कोई क्वेश्चन नहीं बता, अब बचा हमारे पास थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट को दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, देखो 17 तारीख को मैंने क्या है फर्स्ट यूनिट की डाली है। ठीक ना, ये जो वीडियो डलेगी दोस्तों ये 18 तारीख को डलेगी। ठीक ना, और थर्ड यूनिट की दोस्तों मैं आपको 19 तारीख को दूंगा। ठीक ना, इस प्रकार हमारे पास कितनी है, 5 यूनिट हैं। ठीक ना, तो पाँचों यूनिट को दोस्तों मैं एक एक करके आपको 22 तारीख तक उपलब्ध करा दूंगा, जिससे हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।